क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आप लोगों को न्यूज़ तो मिली गई होगी कि हम लोगों का 12th बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 26 अप्रैल से। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी सर्कल पर आप लोगों ने कितने चैप्टर्स कर लिए टर्म 2 के? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर डन आपकी तरफ से, केमिकल काइनेटिक्स सर डन आपकी तरफ से, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट सर डन आपकी तरफ से, सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बचा है, सर अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, सर अमाइंस बचा है। 3 चैप्टर बचे। ये रहा चौथा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और अगले 3 या 4 लेक्चर में मैं इसको खत्म करवा दूंगा। दैट मीन्स आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। मतलब मोटे मोटे तौर पर मार्च एंड तक भी हम लोग अगर आराम से भी चले तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अप्रैल से स्टार्ट करेंगे एक रिवीजन सीरीज जिसमें मैं आपको पूरा क्लास 12th का रिवीजन करवा दूंगा, सारे सैंपल पेपर सॉल्व करवा दूंगा। मतलब क्लास 12th का मेरी तरफ से काम हो जाएगा एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो अब टेंशन नहीं लेने का, ग्रेविटी सर्कल चैनल को अपने दोस्तों को बताने का और जाते जाते अपने प्यारे मृत्युंजय सर को, अपने जूनियर्स को, सबको बताने का कि भैया ग्रेविटी सर्कल पर मृत्युंजय सर से केमिस्ट्री पढ़ो, उसके अलावा फिजिक्स, बायो, मैथ्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये वर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? बेटा कोऑर्डिनेशन वर्ड निकला है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? इसमें एक एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है और दूसरे एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। आप सभी लोग ये बात को जानते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने इस चीज पर फोकस मारा कि यार इस बोरॉन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन ये ए नाम का एटम ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा का पूरा लोन पेयर इस बी नाम के एटम के साथ में शेयर कर लेगा। तो अब शेयर करने की वजह से क्या होगा, ये बी नाम का एटम दुनिया को बोलेगा कि मेरा भी ऑक्टेट पूरा है और मेरे पास में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन रियलिटी में ये इलेक्ट्रॉन है किसके? रियलिटी में इलेक्ट्रॉन आपके ए के हैं, लेकिन ए ने अपना पूरा का पूरा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने शेयर कर दिया पूरी तरीके से किसके साथ में? विथ बी। तो यहां पर बी क्या बन गया? बी बन गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। और ए क्या बन गया? ए बन गया तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डोनर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ही आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है, वो लुईस एसिड कहलाता है, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ग्रेट। सो नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिनमें की एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। अच्छा, मतलब सर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उसमें पक्का 100% 100% एक मेटल का एटम होगा या मेटल का आयन होगा जो बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद होगा। मतलब कि हमारी पिक्चर का हीरो जो बिल्कुल बीचों बीच रहता है, सारी स्टोरी उसके आसपास घूमती है, ठीक उसी तरह आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल का एटम या आयन होगा जो बिल्कुल बीचों बीच होगा और वो लिंक्ड होगा, मतलब वो जुड़ा हुआ होगा विथ नंबर ऑफ आयंस, ढेर सारे आयंस। कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं और इनफैक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मतलब आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है जो बिल्कुल बीचों बीच है, उस मेटल एटम को किसने घेर रखा है? उस सेंट्रल एटम से कौन जुड़ा हुआ है? उस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है आपके आयंस और आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम नाम देते हैं लिगेंड्स। अच्छा, मतलब लिगेंड्स आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए हैं।
और कैसे जुड़े हुए हैं सर? ऑब्वियसली बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप लोगों के पास में टेक्निकली सॉल्ट, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होती है, सिंपल सॉल्ट नहीं, NaCl, KCl और K2SO4, ये जो तुम्हारी सॉल्ट्स होती है, NaHCO3, ये सिंपल सॉल्ट होती है। लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अब सर डबल सॉल्ट क्या होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, डबल सॉल्ट ऐसी सॉल्ट्स होती हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है। ऐसी सॉल्ट्स जो सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है। सर कैसे? मतलब देखो, आपके सामने एक एग्जांपल है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। आपके पास में लेट से ये एक एग्जांपल है। इस सॉल्ट को बोला जाता है मोहर्स सॉल्ट। मैं इसका नाम यहां पर लिख देता हूं, मैं लिखना भूल गया था। इसको बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। नो गाइस, ये मोहर्स सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे आप इसको पानी के अंदर डालोगे, तुरंत आप देखेंगे कि जो आयरन है ये Fe डाई पॉजिटिव में डिसोसिएट होकर आयोनाइज हो गया। ये आपके NH4 डाई पॉजिटिव, ये भी NH4 पॉजिटिव बनके NH4 डाई पॉजिटिव, NH4 डाई पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए मुझे, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो यहां से जो दो अमोनियम के आयन्स हैं वो एक प्लस चार्ज वाले होते हैं, ये भी डिसोसिएट होकर चले गए। फिर यहां से एक SO4 और यहां से एक SO4, 2 SO4 बनके ये भी डिसोसिएट हो गया। और ये जो 6 पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ये तो पानी के अंदर ही डाला है तुमने, तो ये पानी के अंदर चले गए। तो आप देखो ये सॉल्ट पूरा 100% डिसोसिएट हो गया, पूरा 100% डिसोसिएट हो गया। सर ये पानी क्यों नहीं हुआ? अरे पानी तो पानी में जाके मिल ही जाएगा ना, तो ये तो अलग ही हो गया। लेकिन ये जो आयंस थे ये पूरे 100% डिसोसिएट हो गए, इनको बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जो होते हैं, दे रिटेन्स देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं, ठीक है? ये अपनी आइडेंटिटी सॉल्यूशंस में रिटेन करके रखते हैं। अब आप इस सॉल्ट को देखो, K4FeCN6, ये हमारी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। देखो आपकी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट ऐसी दिखती है। जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला या आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, आप देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लगा रखा है, ये ऐसा का ऐसा रहे। यहां पर सिर्फ ये बाहर बाहर का पोटेशियम आयोनाइज हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके बैठा है। Fe और CN6 जैसे यहां थे जुड़े हुए, वैसे ही यहां पर भी जुड़े हुए हैं। मतलब कि कोऑर्डिनेशन सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन के अंदर भी रिटेन करके रख सकता है, वो 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो ये है तुम्हारे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का डिफरेंस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं। एक मिनट में देख लूं जरा, ज्यादा रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा बोर्ड पर? हाँ आ तो रहा है, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया, ओके कूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। गाइस ये है आपके सामने कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, जिसमें यहां पर आपको कोबाल्ट दिख रहा है, यहां पर आपको NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है बड़ा सा, और उसके बाहर आपको Cl3 दिख रहा है। अब एक एक करके मैं आपको सारी टर्म समझाता हूं। पहली टर्म इज द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ये वही मेटल वाला एटम या आयन होता है जिसके आसपास आप लोगों को आयंस या मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। ये वही सेंट्रल मेटल एटम होता है जिससे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए जाते हैं। ये वही सेंट्रल मेटल एटम होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो सेंट्रल मेटल एटम इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि आपके मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। सेंट्रल मेटल एटम के पास में NH3 जो दिख रहा है, ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके लिगेंड्स।
नाउ लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, मैं लिगेंड्स का मतलब यहां पर लिख देता हूं, लिगेंड्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, दीज आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनर्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। इसका मतलब यह है कि आपके लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मुझे लिगेंड्स के बारे में बताओ, लिगेंड्स क्या होते हैं या लाइगेंड्स क्या होते हैं, अगर आप ज्यादा अंग्रेज बनते हो तो आप लाइगेंड्स बोल सकते हो कि सर लाइगेंड्स क्या होते हैं। तो बेटा लाइगेंड्स या लिगेंड्स आर द लोन पेयर डोनर्स, ये इनके पास में लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, ये आते हैं और अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताओ, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, खुद सोचना कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, क्या ये कोई ग्रुप 1 का या कोई ग्रुप 2 का मेटल हो सकता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट हो सकता है, मेटल हो सकता है? नहीं, ये हमेशा ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं दे आर मोस्टली ट्रांजिशनल एलिमेंट, दे आर मोस्टली ट्रांजिशनल मेटल्स। सर ट्रांजिशनल मेटल्स मतलब कौन से? डी ब्लॉक मेटल, आपको यहां पर कॉपर देखने को मिलेगा, कोबाल्ट देखने को मिलेगा, गोल्ड देखने को मिलेगा, मरकरी देखने को मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि इनके पास में डी ऑर्बिटल होता है और वो डी ऑर्बिटल खाली होता है, और खाली होने की वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। आई बात समझ में? क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रांजिशनल मेटल्स ही दिखते हैं, क्योंकि दीज आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सर तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप खुद देखो, ये जो मैंने येलो से बना रखा है ये, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका सेंट्रल मेटल एटम और आपके लिगेंड्स जुड़ गए, इस पूरे स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कभी कभी कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज भी बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपके सेंट्रल मेटल एटम से आपके लिगेंड्स जुड़े हुए हो, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ लिगेंड्स, द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये आपके लिगेंड्स हैं, इसके आगे 6 लिखा हुआ है, मतलब मेरे पास में NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। सो द नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास में एक्चुअली कितने लिगेंड्स हैं या एक्चुअली कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं। अभी आगे चल के हम जब लिगेंड्स सीखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ लिगेंड एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें से एक ही लिगेंड में से 2 लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। तो एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर एक लिगेंड का ऑलरेडी 2 हो गया। अब मान लो वहां पर 3 लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 लिगेंड 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो वहां का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे तो आप जनरली तो डिफाइन कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंडिंग योर सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन उसकी एक्चुअल जो प्रोबेबल, जो मोस्ट जिसको होना चाहिए मोस्ट करेक्ट, सबसे बढ़िया वाली उसकी जो डेफिनेशन मैं जानता हूं या मैं यूज करता हूं, वो है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड that are formed between the ligand and the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या जो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और गाइस इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मेरे किडीज, मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाहर ये जो तुमको लटका हुआ दिख रहा है इसको बोला जाता है काउंटर आयन। तो बेसिकली काउंटर आयन क्या होता है? काउंटर आयंस are the ions that are present outside the coordination sphere and usually counter ions are ionizable।
आप लोग सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं। सर कैसे? देखो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप बताओगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। देखो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में आपको यहाँ पर K4 दिख रहा है। K4 बन गया आपका काउंटर आयन, मतलब काउंटर आयन का मतलब ये होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, और यही आयोनाइजेबल है। आप देखो जैसे ही आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला ये बाहर हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसा था अभी भी वो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझने के बाद में हम लोग एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर मींस? इट इज द नंबर ऑफ ligands surrounding a central metal atom, surrounding a central metal atom और आयन। लेकिन यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? जब लिगेंड्स कैसे हो, मोनोडेंटेड हो। सर अब ये मोनोडेंटेड क्या बला है? सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मोनोडेंटेड का मतलब होता है जो कि ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो सिर्फ वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। जो सिर्फ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और जो सिर्फ वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे वो मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड 2, ट्राइडेंटेड 3, टेट्राडेंटेड 4, पॉलीडेंटेड बहुत सारे। समझ गए? तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, यानी ऐसे लिगेंड्स जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, तो इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स coordination number can be defined as the number of coordination bond formed between the central metal atom and ligands। समझ में आ गई बात? मतलब एक कोई लिगेंड एक वक्त पे दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे मान लो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है और इसको एक एक्स नाम का लिगेंड है, ऐसा दिख रहा है वो एक्स नाम का लिगेंड, तो वो एक वक्त पे दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ये एक लिगेंड है। फिर एक लिगेंड और आ गया जिसका नाम है एक्स एक्स, वो भी एक वक्त पे दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। फिर एक और लिगेंड आ गया जिसका नाम है एक्स एक्स, वो भी एक वक्त पे दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए? एक लिगेंड से दो बन रहे हैं, एक लिगेंड से दो बन रहे हैं, एक लिगेंड से दो बन रहे हैं, तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपका लिगेंड किस टाइप का है। अगर आपका लिगेंड एक वक्त पर एक ही बॉन्ड बना रहा है, मोनोडेंटेड है, तो जितने लिगेंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर पॉलीडेंटेड है कि एक लिगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा, तो फिर आप गिनोगे कि टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि आपके सेंट्रल मेटल एटम जो है, आपका ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके आसपास जो लिगेंड्स मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को स्पेस में किस तरीके से अरेंज किया है। उस स्पेटियल अरेंजमेंट को, उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के आसपास लाइगेंड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और कुछ नहीं, ये आपकी ज्योमेट्री बताता है। ये क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चों? ये ज्योमेट्री बताता है। अच्छा, मान लो आपके
यहां पर 4 लिगेंड्स थे, वो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज हुए, लेकिन आप देख सकते हो कभी कभी 4 लिगेंड्स 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज होते हैं, जहां पर हर किसी का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज देखने को मिलता है, तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक सेंट्रल मेटल एटम के पास में 1 2 3 4 और 5 अरेंजमेंट, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर वो 5 1 2 3 4 यानी वो क्या करें, एक स्क्वायर बना ले और फिर एक ऐसा पिरामिड जैसा एक ऊपर बन जाए, ये तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। और अगर 6 लिगेंड्स हैं तो वो 6 लिगेंड्स तो डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में अरेंज होंगे। तो यहां पर भी ज्योमेट्री का, यहां पर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। हम आगे उस चीज को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है गाइस। तो हे गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आपके पास में एक अच्छा रेफरेंस बुक होना चाहिए जो आप लोगों को एक अच्छी प्रैक्टिस दे सके, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो गाइस, जैसा मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ, मेरी नज़रों में ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई की जो किताब मार्केट में आती है, जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है, दैट इज ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई 36 सैम्पल पेपर की एक बुक आई है फॉर क्लास 12 इन द मार्केट। एंड ये जो हैंड बुक है, इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मिलेंगे। इसके अंदर पूरा टर्म 2 के हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को अरेंज किया हुआ है, सिलेबस बनाया हुआ है। जो नया सैंपल पेपर का पैटर्न है, जो अभी 14 जनवरी को आप लोगों को पता है कि लॉन्च हुआ था मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सैंपल पेपर डिज़ाइन करे हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के आसपास मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की, वो सब इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट ये पूरा सैंपल पेपर जनवरी 2022 में लॉन्च किए गए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसके अंदर आपको साइमल्टेनियसली सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं ये एक्सपर्ट्स ने बनाए। तो गाइज, अगर आप लोग टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्लास 12 के लिए अगर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो गाइज ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप चाहें तो इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डाउट्स का एनालिसिस वगैरह दे दिया जाएगा। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, चलिए गाइज, तो अब जो अगला आपके सामने टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ना ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज अ चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली इट इज द चार्ज। ठीक है सर, ये एक चार्ज होता है। सो इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, यानी आपके सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है। सो इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम व्हेन, जब when all the attached ligands are removed from it, क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात। when all the attached ligands and आयंस एंड लाइगेंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास में एक K4FeCN6 नाम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और अब आपसे पूछा गया कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो हमें तो अभी पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि साइनो CN, अभी मैं खैर आपको आगे पढ़ाऊंगा किस पर कितना चार्ज होता है ये सब, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो, ये मेरी बात सुनो समझो, कि आपका जो लाइगेंड है साइनो, इसके 6 आयंस है, और एक साइनो पर -1 चार्ज होता है, जो CN, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में साइनाइड भी बोलते हो। यहाँ पर मैं उसको साइनो करके बोल रहा हूँ, वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। थोड़ी सी यहाँ पर वोकैबुलरी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है, एक नई फील्ड है ना, इसलिए। और यहाँ पर पोटेशियम पर तो आप लोग सब जानते हो कि पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, और पोटेशियम के एटम्स है 4, आयंस है 4, और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इस पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, तो इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाती है +2।
अब x की वैल्यू +2 होने का मतलब है यहां पर आपके आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeCN6। क्या है बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल और बताऊं, चलिए CONH3 होल 6 के पावर में 3। एक अपन ऐसा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोल रहा है CONH3 होल 6 की पावर में 3। अब आपके पास में ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दे दी, इसका काउंटर आयन इन्होंने यहां से गायब कर दिया। यहां पर +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए चलो मैं यहां पर 3 क्लोरीन लगा देता हूं, तो ये न्यूट्रल हो गया। अब अगर मैं यहां से 3 क्लोरीन हटा दूंगा तो डेफिनेटली 3 क्लोरीन यहां से 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे इसका कोबाल्ट वोबाल्ट का, तो यहां से +3 चार्ज रह जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आयन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आयन, कॉम्प्लेक्स का आयन। ठीक है, अब यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करो, ये तुम्हारा कोबाल्ट, कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। अब आप लोगों को यहां पर एक बात मैं बता दूं दैट तुम्हारा अमाइन, जैसे आप इसको अमोनियम आयन बोलते हो बट हम इसे यहां पर अमाइन बोलेंगे। अमाइन, इस पर चार्ज अभी 0 है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेट चार्ज +3 है, यानी मैं इज इक्वल टू में +3 लिखूंगा। ये तो नॉर्मल रूल है, जैसे हम नॉर्मल रूल लेते हैं वही रूल है। 6 × 0 तो 0 ही हो जाता है, तो x की वैल्यू हो गई +3। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट पर +3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का +3 है। इस तरीके से हम लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है होमोलेटिक एंड हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स। नाउ गाइस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? ये ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। इनके पास में सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, K4FeCN6 CONH3 होल 6 Cl3। आप देखो इन दोनों सॉल्ट के अंदर इस आयरन के पास में जो सारे के सारे लिगेंड्स हैं, तो यहां देखो आपके मेरे प्यारे बच्चों Cn सारे के सारे 6 के 6 आयरन से अटैच्ड है, यानी एक ही टाइप का लिगेंड है। यहां पर देखो तुम्हारे कोबाल्ट से सारे के सारे अमोनिया अटैच्ड है, तो ये भी सेम टाइप का लिगेंड है। इसका मतलब सिर्फ एक टाइप के लिगेंड हो। लेकिन हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स? तो प्यारे बच्चों, हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोज कॉम्प्लेक्सेस दैट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। इनके पास में एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में आपको किताब में से ही बता देता हूं, CONA, हाँ चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। CONH3 होल 4 Cl2 और इसके ऊपर नेट चार्ज +1। तो अब आप यहां पर देखो, अब आप इस एग्जांपल में खुद ऑब्जर्व करो, यहां पर एक लिगेंड तो तुम्हारा अमाइन है और एक लिगेंड तुम्हारा क्लोरो है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यानी आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, इसके अंदर एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, और बाकी के क्या होते हैं? बाकी के लाइगेंड्स होते हैं, बाकी के लिगेंड्स होते हैं। दैट मीन्स मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो टाइप के लिगेंड्स है, अमाइन एंड क्लोरो। देयरफॉर ये हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर गिना जाएगा। तो क्या आपको होमोलेटिक एंड हेटेरोलेटिक कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं